नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पूरी टीम आपके लिए यूपीएससी सीएसई 2022 का सबसे सटीक प्रीलिम्स एनालिसिस लेकर आई है, जहां पर ना केवल हम आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं बल्कि आपके साथ पूरा डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन भी उनका कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन। सेट बी के क्वेश्चन है ये। सेट बी एज इन द नंबरिंग ऑफ द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेट बी हियर। टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो 16 से 17 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट से इस बार पेपर में देखे गए, विच इज अगेन अ वेरी वेरी गुड नंबर। नाउ देयर माइट बी अ क्वेश्चन, मैम 16-17 का क्या मतलब होता है, या तो 16 है या 17 है। देखिए, कई बार क्या होता है ना, एनवायरनमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ओवरलैपिंग बहुत है। बायोटेक मतलब साइंस एंड टेक से ओवरलैप हो सकता है, कई बार ये ज्योग्राफी में ओवरलैप हो जाता है बिकॉज ऑफ द ऑप्शनल्स। तो 16-17 हम यहाँ पर इसको लेकर चल रहे हैं फिलहाल। बिफोर वी गेट इनटू द एनालिसिस गाइस, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरी सभी क्लासेस के लिए। स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं आप मेरे विद द कोड NDLive10। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं, जहां पर हम करते हैं रेगुलर बेसिस पर MCQs। एंड आई एम ग्लैड टू टेल यू दैट यहाँ से जो मेरे MCQ सीरीज थी, वहां से आज पेपर में मैंने काफी सारे क्वेश्चंस देखे, काफी ज्यादा स्ट्रेट क्वेश्चंस थे, जिनका मैं डिस्कशन करूंगी आपके साथ डेफिनेटली इन माई स्पेशल क्लासेस। Why Unacademy? Because you get a huge benefits with Unacademy. Like you get the widest choice of educators, printed comprehensive notes, end-to-end preparation, unlimited views on lectures, live mentorship, daily answer writing, etc. Along with the best results. अभी प्राइस हाइक होने वाला है 20% तक 8 जून से। अभी एनरोल कीजिए, 16,000 रुपए तक आप बचा सकते हैं विद द एनरोलमेंट। द कोड दैट यू हैव टू यूज इज NDLive10। चलिए, सेट बी की शुरुआत ही हुई है इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, जिसका पहला क्वेश्चन है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर पर। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में पूछा गया है, विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज अ, क्या है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर? डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विंग ऑफ IPCC, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, कमिटी अंडर UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, या एजेंसी प्रमोटेड एंड फाइनेंस बाय UNEP एंड वर्ल्ड बैंक, या फिर कोई एजेंसी है जिसको फाइनेंस और प्रमोट किया जाता है बाय UNEP एंड वर्ल्ड बैंक। सो इसका आंसर बहुत स्ट्रेट है, इट इज अ डेटा, बेसिकली डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बारे में हमारे साथ के ही किंजल सर हैं, पाथफाइंडर टीम के ही मेंबर हैं, उन्होंने इस पर एक पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था, एनालिसिस किया था इन वन ऑफ हिज सेशंस डेटेड 10th में दोस्तों 2021, करेक्ट। तो ये एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस है प्रोड्यूस्ड बाय 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। कोलिशन था ना, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रैक कर रही है क्लाइमेट एक्शन को सिंस 2009। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा इसके बारे में, बट अदरवाइज इट वाज अ स्ट्रेट क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में ये पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर रिडक्शन की जो बात है उसको देख रहे हैं, मॉनिटर भी करते हैं अलग अलग कंट्रीज का, ये सब ये काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। Consider the following statements. The Climate Group is an international non-profit organization that drives climate action by building large network and runs them. The International Energy Agency is in partnership with Climate Group launched a global initiative EP100. सबसे पहले तो क्लाइमेट ग्रुप और IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का आपस में डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, तो पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं है। दिस इज डेफिनेटली नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, ये हमें पता है। EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goals. Some Indian companies are members of EP100. International Energy Agency is secretary to the under 2 coalition. ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आपके दिमाग में डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि IEA कोई पार्टनरशिप नहीं है क्लाइमेट ग्रुप के साथ, दोस्तों यहीं पे एलिमिनेट हो गया। You got the answer. Even if you don't know about the 5th statement, तो भी आपके पास आंसर आ गया विथ सिंपल एलिमिनेशन। वैसे क्लाइमेट ग्रुप ही है सेक्रेटरीट टू अंडर 2 कोलिशन, ठीक है। और यस, इंडियन कंपनीज हैं कुछ जो
EP100 का पार्ट है और क्लाइमेट ग्रुप के साथ पार्टनरशिप किसके साथ है? अलायंस टू सेव एनर्जी के साथ पार्टनरशिप है टू ब्रिंग इन EP100। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जिसमें स्ट्रेट आंसर थोड़ा कठिन लग रहा है। यहाँ पे दो चॉइसेस है हमारे पास। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स टू अर्थ देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज किडनीज। अगर फॉरेस्ट जो है हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट ये लंग्स का काम करते हैं पृथ्वी के, तो जो वेटलैंड्स है वो किडनी का काम करते हैं। किडनी का काम हमारे शरीर में है प्योरिफिकेशन, है ना, इट प्योरिफाइज द ब्लड, इट प्योरिफाइज, है ना, प्योरिफिकेशन का काम करता है बेसिकली, इम्प्योरिटीज को एलिमिनेट करना या उनको रिमूव करना, फिल्टरेशन कह सकते हैं। इनमें से कौन सा फंक्शन है वेटलैंड का जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है स्टेटमेंट को? सो नाउ इन दिस क्वेश्चन बी डी हट जाते हैं ऑटोमेटिकली, ए और सी में कंफ्यूजन है। अब ए बात कर रहा है वाटर साइकिल की इन वेटलैंड्स विच इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल पर्कुलेशन एंड इवेपोरेशन। वहीं सी बात कर रहा है वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो फॉर मी, मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए सी, लेकिन फिर भी देयर इज अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग ए एंड सी। थोड़ा सा ये डाइसी है क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट यूपीएससी टेल्स अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट, अगर आप में से किसी को आता है वो क्वेश्चन स्ट्रेट, इफ यू हैव सम clarification or a proof of the answer, please share that in the comment section also. Question number 4 की बात करें, in the context of WHO air quality guidelines, WHO ने air quality guidelines issue की थी 2021 में, उनको रिवाइज किया था बेसिकली, उससे एक क्वेश्चन आ गया है आपका। Consider the following statements. The 24-hour mean of PM 2.5 should not exceed 15 micrograms per meter cube and annual mean of PM 2.5 should not exceed 5 microgram पर मीटर क्यूब, ऐसा कहा गया है उसमें गाइडलाइंस में। इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इंक्रीमेंट वेदर, ठीक ठाक वेदर, अच्छा वेदर जब होता है तब। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना दोस्तों, ओजोन पोल्यूशन, यस वेदर क्लाइमेट थोड़ा सा अफेक्ट करती हैं, तो मतलब पोल्यूशन का अफेक्ट होता है इन पर, लेकिन ओजोन पोल्यूशन का डायरेक्टली अगर वेदर की मैं बात करूं तो ऐसे इफेक्ट नहीं आएगा। ऑन दी कॉन्ट्ररी, थोड़ा सा जब टेम्परेचर हाई होता है तो शायद ही थोड़ा राइज हो जाता है ओजोन पोल्यूशन, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो दिस इज अ वेरी डाइसी स्टेटमेंट हियर, ठीक है। PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। PM10 पार्टिकल्स एंटर कर जाएंगे आपके, पेनिट्रेट कर जाएंगे लंग बैरियर, लंग को मतलब छीनते हुए क्या करते हैं उसको, लंग को क्रॉस करते हुए आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। PM 2.5 ये फिर भी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं क्योंकि ज्यादा महीन होते हैं, नॉट PM10। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट फॉर श्योर करेक्ट। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर एस्मा। क्या एक्सेसिव ओजोन इन द एयर एस्मा को ट्रिगर कर सकती है? ये पूछा गया है यहाँ पे, ये अगला ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन बन रहे हैं दैट इज एक्चुअली, आप यह देख लीजिए आप, 2 तो नहीं है ना, अभी हमने 3 भी एलिमिनेट कर दिया है, तो हमारा क्या बचा? 1 and 4। आंसर इज बी हियर, ठीक है। सो 2021 की जो गाइडलाइंस थी उनमें एनुअल एवरेज ऑफ PM10 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, while 24-hour average should not exceed 45 microgram per cubic meter, जो मैंने आपको बताया। PM 2.5 is that the annual average should not exceed 5 micrograms। ये एक्चुअली रिड्यूस किया है अब इन्होंने, ठीक है, 15 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर इन अ डे 24 आवर स्पैन में। ऑलराइट, ठीक है। व्हेन पार्टिकल्स विद डायमीटर 10 माइक्रोन्स और लेस कैन पेनिट्रेट, जहां एक तरफ ये 10 माइक्रोन्स के ये पेनिट्रेट तो कर सकते हैं और जा सकते हैं लंग्स के, लेकिन लंग्स को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम नहीं जा सकते, ठीक है। द इवन मोर हेल्थ डैमेजिंग पार्टिकल्स आर दोज विद द डायमीटर ऑफ 2.5 माइक्रोन्स व्हिच आई टोल्ड यू, दे कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड सिस्टम। थर्ड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग देयर, तो आंसर इज 1 and 4 here, this and this। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस। अब ये क्वेश्चन बहुत फनी है दोस्तों, मतलब ये ऐसा है ना, यूपीएससी सो अनएक्सपेक्टेड। एक सेलिब्रिटी रुबीना दिलेक,
अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो उसकी विनर भी रही है, बिग बॉस 14 की विनर रही है शायद, हाँ 14 की विनर रही है। उन्होंने, बिकॉज शी हेल्स फ्रॉम हिमाचल, वो हिमाचल से हैं, तो उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था अपना, जिसमें वो ये मशरूम खा रही हैं और उसके बारे में वो डिटेल भी बता रही हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, गुची इज एक्चुअली मशरूम विद रेफरेंस टू गुची समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग। इस पर पूरा इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल था डिटेल, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव होता है इसलिए। इट इज अ फंगस, इट इज अ मशरूम, इट इज अ फंगस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, हिमालय की जो फॉरेस्ट एरियाज है वहां ये होता है। इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है तो चांसेस कम है। तो देखते हैं इसमें स्टेटमेंट कौन सी स्टूडेंट सही बैठ रही है हमारे पास। 1 है, 3 है, 1 and 2 है, 2 and 3 है। अब हमें ये पता है कि शी कम्स फ्रॉम हिमाचल, राइट, हिमालयन फुटहिल है, हिमालय का एरिया है, हिमाचल वाले क्षेत्र में है। चलो जी बिल्कुल सही, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन तीनों का तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बनता है बच्चों, क्योंकि फर्स्ट इज डेफिनेटली करेक्ट। करेक्ट, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पहला ऑप्शन तो चाहिए हमें। तो आंसर बिकम्स 1 and 2 here. So this is basically the Instagram post जिन्होंने कहा था rarest and yummiest guchi mushroom, the most expensive mushrooms that are only found in Himalayas. ये इस तरह से देखने में लगता है, this is how it looks. Guchi mushroom is a species of fungus. This mushroom cannot be cultivated commercially, and they grow in conifer forest across temperate regions and the foothills of Himachal, Uttarakhand and Jammu Kashmir. It's not Uttarakhand, it's Uttarakhand now. ठीक है, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगेन दिस क्वेश्चन, जैसा कि मैं शुरुआत में आपको बता भी रही थी कि ब्लेंड आ जाता है कई बार क्वेश्चन ना, ओवरलैपिंग होते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली साइंस कह सकते हैं या केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि पेट के बारे में बात कर रहे हैं। पेट जो प्लास्टिक बॉटल्स होती है ना, पेट बॉटल जो हम यूज करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है, बट ऑल्सो इट हैज अ रेफरेंस टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन भी बन जाता है। सो विद रेफरेंस टू पॉलीइथाइलिन टेरिफ्लेटेट विच इज पेट, इसको मैं पेट ही बोलूंगी इसको, द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइव्स, पेट बॉटल जो हम यूज करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, हो सकता है। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एल्कोहलिक बेवरेजेस, जो पेट कंटेनर्स होते हैं उनको बेवरेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या अल्कोहलिक के लिए किया जाता है? नहीं, अल्कोहल के लिए यूज नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन हमें पता है कि नहीं है। अभी यहां तक देखते हैं, तो हमारा ये कट गया और हमारा ये कट गया, ठीक है। इवन इफ यू डोंट नो 1, अगर आपको 1 नहीं पता है, हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनवायरमेंट क्वेश्चंस गाइस। पिछली बार भी ऐसा ही था, एलिमिनेशन से आंसर निकल रहे थे। नाउ थर्ड ऑप्शन, बॉटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। एब्सोल्युटली, पेट बॉटल्स की एक खासियत होती है कि उनको रिसाइकिल किया जा सकता है और उनको रीशेप करके किसी और चीज में भी यूज, मतलब अलग से उनको रिसाइकिल करके उनके और प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो दिस इज फॉर श्योर करेक्ट, 3 इज करेक्ट। अब अगर आप आगे पढ़ते भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास चॉइस ही ये बची है सर, 1 and 4 and 1 and 3। अब हमें पता है 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो आंसर इज गाइस ए। So PET, a strong, stiff scientific fiber and resin and a member of polyester family of polymers, का ना साइंस से रिलेटेड भी है। Widely used for packaging of foods and beverages, especially convenience size soft drinks, juices and water। यहाँ पर अल्कोहल का यूज, अल्कोहल के बारे में नहीं मेंशन किया गया, ना ही इसको यूज किया जाता है। PET polymer is recyclable and can be reshaped in different shapes। Now next question, set B ही है ये भी ना। शुरुआत के 1 to 10 questions were ecology environment। Which of this is not a bird? Now species in news, this golden mahasir was in news because it is a fish जिसका अभी IUCN status जो है चेंज हुआ है, इसलिए चर्चाओं में है। तो रेस्ट would be a bird, क्योंकि हमें पता है गोल्डन mahasir is a fish। तो ये काफी स्ट्रेट क्वेश्चन था। The bluefin, ये ऐसे दिखती है, which was one of the international, was on the IUCN's red list of endangered species। इसको अब मूव कर दिया गया है लीस्ट कंसर्न से। ये इसकी न्यूज थी जहां से ये क्वेश्चन आपके लिए
कह सकते हैं कि बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ना, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे बेहतरीन प्लांट्स कौन से होते हैं? लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब दालें, ये हमको पता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है? दालों में राइजोबियम होता है ना, राइजोबियम, हाँ, बैक्टीरिया का नाम में मैं कंफ्यूज जाती हूँ, उससे सॉरी। लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं बेसिकली, जो दालें होती हैं उसके लिए वो काम करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है जो आपने नहीं सुना? चलिए मैं मानती हूँ अल्फा अल्फा हमने नहीं सुना, क्लोवर हमने नहीं सुना, चिकपी, पुर्सलेन, कुल्फा, स्पिनिच। क्या स्पिनिच लेग्यूम है? नो, स्पिनिच इज नॉट अ लेग्यूम। अब हम ऑप्शंस पे नजर मार लेते हैं एक बार। 1 3 4 6 6 6 तीनों ऑप्शंस कट गए। अगर आपको बाकी ऑप्शंस नहीं भी आते हैं तो सिर्फ स्पिनिच का आपको ये पता है कि इट इज नॉट लेग्यूमिनस प्लांट, यू गॉट द आंसर करेक्ट। आंसर इज ए हियर। So plants that contribute to nitrogen fixation include the legume family majorly. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोरॉक टेक्नोलॉजी। अगेन ये थोड़ा सा ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरमेंट दोनों का क्वेश्चन कंबाइन हम करके देख सकते हैं। बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। इसका कहाँ पे इस्तेमाल देखा जा रहा है? ये भी न्यूज में काफी ज्यादा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में गुजरात में इसका इस्तेमाल किया गया है। बताती हूँ क्यों। रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ्स, इसी के लिए किया गया एक्चुअली। कोरल रीफ्स का जो डैमेज है उसको रिस्टोर करने के लिए बायोरॉक टेक्नोलॉजी चर्चाओं में रही है। डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूजिंग प्लांट रेसिड्यू नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन नो। प्रोवाइडिंग सॉल्ट लिक्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज नो। Marine scientists from the Zoological Survey of India have installed the country's first solar-powered biorock in the Gulf of Kutch of Gujarat coast to regenerate endangered corals. Restoration के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज थी जहां से ये क्वेश्चन आपका बना है। अगला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज कम स्ट्रेट, मतलब ये क्वेश्चन मैंने काफी बार डिस्कस भी किया था अपनी क्लास में। मियावाकी टेक्नोलॉजी, मियावाकी मेथड, मेरी स्पेशल क्लासेस की टेस्ट सीरीज में कई बार ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है। मियावाकी मेथड किस लिए जाना जाता है? प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग नो। डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स यूजिंग नो। इट इज क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन दी अर्बन एरियाज, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, तो आंसर इज सी। टेक्नोलॉजी, दिस टेक्निक इज अ मेथड ऑफ प्लांटिंग सैपलिंग्स क्लोज टुगेदर इन स्मॉल पॉट्स ऑफ लैंड टू क्रिएट अ फॉरेस्ट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, स्पेशली इन दी अर्बन एरियाज। छोटे छोटे जंगल बनाने का प्रयास किया जाता है इस टेक्नोलॉजी। दिस इज अ जापानीज टेक्नोलॉजी, जापानीज टेक्निक है ये। ठीक है, चलिए 69th है अब ये सेट बी में। 69th क्वेश्चन इसके बाद है। 60 क्वेश्चन आपके साथ किंजल सर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट वाज आल्सो इकोलॉजी एनवायरनमेंट, वो डिस्कस हो चुका है। लेकिन दिस इज 11th क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? 1972 का हमारा एक्ट। अब इसको संज्ञान में, इसको ध्यान में रखते हुए देखते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। वाइल्ड एनिमल्स क्या सोल प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की? देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, when a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. अगर कोई वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया गया है WPA में शेड्यूल 1 से लेके 5 तक, तो क्या वो कहीं पर भी मिले, प्रोटेक्टेड एरिया में हो या वो उसके बाहर हो, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ 2 वी नो इज करेक्ट, तो हमारा ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया, बचा है A और B। नाउ लेट्स सी इनके बारे में। तो 3 तो छोड़ ही दो, 3 तो वैसे भी खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 तो हमें पता है सही है। ठीक है ना। वैसे 3 क्या है? एप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल्स बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। बिल्कुल भी नहीं, इसी से रिलेटेड है ये वाला ऑप्शन। वैसे देखा जाए तो किलिंग ऑफ एनिमल्स is allowed under WPA 1972 only if the animals are in schedule 5, जिनमें कौन से एनिमल्स हैं? which are called vermins।
तो क्या जब वर्मिन्स हैं तो उनको मारना, उनको डिस्पोज ऑफ करना, ये सारी किसकी जिम्मेदारी होगी? जो मारेगा, जिसके खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोल प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की? नहीं। दिस बिकम्स करेक्ट। तो आंसर एक्चुअली इज 1 and 2. Sorry, answer is 1 and 2 guys here. Answer is 1 and 2. Answer is A. 1 and 2. ठीक है, आंसर इसमें A होगा, B नहीं होगा। Schedule 5 of WPA 1972. The schedule contains animals that are considered as vermin, small wild animals that carry disease and destroy the plants and foods. इनको हंट या किल किया जा सकता है। अभी तक इसमें केवल 4 स्पीशीज एडेड हैं, कॉमन क्रोज, फ्रूट बैट्स, रैट्स एंड माइस। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका सेट बी का ये। Certain species of which one of the following organisms are well known as cultivators of fungi? Now this was one question जो yes, it was not very easy that ways. Ant, cockroach, crab, spider इसका आंसर है। Ant वैसे ant को फंगस ग्रोइंग कहा जाता है, या फंगस ग्रोइंग एंट्स होते हैं जिनकी जो ट्राइब है एटनी, वो कंप्राइज ऑफ ऑल दी फंगस ग्रोइंग एंट स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग इन एंट फंगस म्यूचुअलिज्म। क्या करते हैं ये बेसिकली दे आर नोन फॉर कटिंग ग्रासेस एंड लीव्स, कैरिंग देम टू देयर कॉलोनीज नेस्ट एंड यूजिंग देम टू ग्रो फंगस ऑन विच दे फीड लेटर। ठीक है, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये तो या तो आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 इन सेट बी, क्वेश्चन नंबर 13 अगेन, 95 नंबर यहां पर है। दिस इज अ काइंड ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि पहले भी यहां से क्वेश्चन एक बार एग्जाम में 2019 या 20 में पूछा गया था। Which one of the following has been constituted under the EPA 1986? EPA से क्वेश्चंस आता ही है, घुमा के पूछ लेते हैं, टाइप ऑफ मतलब ऑप्शंस में घुमा रहा है इस बार आपको यूपीएससी ना पिछले कई सालों से। सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। सॉरी अगेन, आई एम सो सॉरी फॉर दीज मिस टाइप्स। आंसर इज सी, ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नॉट बोर्ड। बोर्ड नहीं है, अथॉरिटी है। ठीक है, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ ईपीए 1986 टू रेगुलेट एंड कंट्रोल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन दी कंट्री हियर। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो हम ऑलरेडी दूसरे सेट्स में डिस्कस कर चुके हैं, साइंस एंड टेक या ज्योग्राफी में ओवर वो क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे केवल 14 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 100 सेट बी का लास्ट क्वेश्चन। शुरुआत भी सेट बी की हुई इकोलॉजी एनवायरनमेंट से और अंत भी इकोलॉजी एनवायरनमेंट से ही हुआ। चलिए, ग्रीन वॉशिंग के बारे में है। ग्रीन वॉशिंग भी काफी ज्यादा चर्चाओं में है। ग्रीन वॉशिंग मतलब इसका लिटरल मीनिंग से समझ में आ जाएगा। ग्रीन वॉशिंग कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। सिंपल स्ट्रेट आंसर ए। जब कंट्री कन्वे करती है ऐसा फॉल्स इंप्रेशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स कि उनके जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली और एनवायरमेंट सेफ है, फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करना, दैट इज ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट। इग्नोरिंग द डिजास्ट्रस इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस व्हाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नो। मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजंस फॉर एनवायरमेंटल कॉस्ट इन अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम, नो, बिल्कुल भी नहीं। ग्रीन वॉशिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, or providing misleading information about how companies products are more environmentally sound. तो आंसर इज ए टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपने देखो कुछ में तो आपकी एलिमिनेशन ट्रिक लगी है और पिछली बार भी लगी थी, तो जो क्वेश्चन थोड़े टफ थे वहां पे हमने इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश की है, उससे सॉल्व हो गए हैं। तो आई होप नेशन, सॉरी द स्पेलिंग छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। सो होपफुली इट वर्कड फॉर यू और अच्छा करके आए हो आप लोग, मैं सिर्फ यही प्रे कर सकती हूँ। सो गाइस, सीएससी एश्योरेंस एकेडमी लेकर आया जहाँ पे 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल का एक्सटेंशन आपको मिल रहा है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता या अपने रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं है, 23, 24, 25 वाले बच्चे जरूर अवेल करें इसको। कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव। आइकॉनिक में भी आपको बेहतरीन ऑफर्स मिल जाते हैं दोस्तों। डाउट सॉल्विंग सेशंस अनअकैडमी लेकर आ गए आपके लिए। बैच लॉन्च हमारा हो रहा है विद ऑल द टॉप एजुकेटर्स इन अनअकैडमी फ्रॉम 8th and 15th of
जून अभी एनरोल कीजिए। 8 ऑप्शनल कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल लैंग्वेज में 5 जून, यानी आज से ही कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। अभी बुक कीजिए अपनी सीट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेक केयर और होपफुली यू विल डू इट। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू राइट एंडी लाइफ 10 in the comment section. Thank you so much.